राजस्थान रेंट के कि भाई अपने अभी पढ़ेंगे अथॉरिटीज। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में बात की जाए या फिर राजस्थान के अंदर रेंट मामलों को लेकर अगर बात की जाए तो 3 अथॉरिटीज है। रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट अथॉरिटी, ये 3 लोग हैं। ये जो रेंट ट्रिब्यूनल है इनका काम है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई भी मामला हो, कोई भी मामला, 2 लोग हैं, एक मकान मालिक के तौर पर आ रहा है, एक किराएदार के तौर पर आ रहा है, दोनों आपस में किसी भी चीज को लेकर, किराए को, किसी भी चीज को लेकर रेंट ट्रिब्यूनल देखेगा। रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जो हेड होता है, जिसको अपने ऑफिसर बोल सकते हैं कि भैया अधिकारी कौन होता है, तो वो एक जज होता है, न्यायाधीश होता है, जो कौन होगा, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सीनियर सिविल जज जो सीनियर डिवीजन, मतलब 3 साल बाद, शायद 3 या 4 साल बाद आपको सीनियर डिवीजन की रैंक मिल जाती है। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की अगर बात करें तो इनके पास मामला अपील में जाता है। रेंट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करता है उसके खिलाफ आप अपील में जाते हैं, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। इसके अंदर जो ऑफिसर बैठता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का, जिसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 3 साल का। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट अथॉरिटी जो होता है उसके अंदर बैठता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएएस ऑफिसर, जो कम से कम सब डिविजनल ऑफिसर रैंक का होता है, जिसको हम लोग एसडीएम बोलते हैं। ये भाई साहब का काम क्या है, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये बेसिक बात है जो अपने अगर समझ लेंगे तो अपने को चीजें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि एक तो रट रहे हैं, एक है कि अपने कंसेप्ट को समझ रहे हैं। रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर अगर बात की जाए तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई भी मामला होगा वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। रेंट ट्रिब्यूनल में ऑफिसर कौन होगा, ये ऑफिसर होगा। रेंट ट्रिब्यूनल का सेक्शन है सेक्शन 13, उसकी ज्यूरिसडिक्शन मतलब कौन कौन से मामले देख सकता है वो है सेक्शन 18। ठीक है जी। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलीय किराया अधिकरण जिसको अपने बोल सकते हैं। रेंट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगा उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हो, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है। इसका ऑफिसर कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का बंदा होता है, जिसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेक्शन 19। रेंट अथॉरिटी में कौन होता है, रेंट अथॉरिटी में जो होता है सब डिविजनल ऑफिसर होता है। रेंट अथॉरिटी 2017 की अमेंडमेंट से लाया गया था। इसके पास जो पावर होती है वो होती है 22B से लेकर सेक्शन 24। ये मैं सेक्शन नंबर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये ही वो सेक्शन है जो आपको थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 21 तक आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ एक सेक्शन है जो आपको थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे। अब हालांकि अपने अभी इस टॉपिक को मतलब 10 मिनट इसके डिस्कशन के बाद ये सेक्शन कैसे याद करने हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है। तो रेंट अथॉरिटी में सब डिविजनल ऑफिसर होता है। रेंट अथॉरिटी का सेक्शन नंबर सेक्शन 22A, सेक्शन 22A। अब ध्यान देना, रेंट अथॉरिटी का काम क्या है। 22B से 24 में जितने मामले बताए गए हैं, क्या क्या मामले बताएंगे वो अपने देखेंगे। वो सब का मामला, वो सब उन मामलों पे कोई भी विवाद होता है रेंट अथॉरिटी। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट है तो मामला कहां जाएगा, रेंट ट्रिब्यूनल। बट अगर वो आपसे ये बोल देना कि भैया सेक्शन 22B का विवाद है, क्या है देखेंगे, सेक्शन 22D का विवाद है, तब क्या होगा, तब रेंट अथॉरिटी। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में ड्यू मतलब मेंटेनेंस को लेकर विवाद है। लैंडलॉर्ड कह रहा है कि मैं मेंटेनेंस क्यों करवाऊं, तुम्हारी ड्यूटी बनती है। टेनेंट कह रहा है भैया तुम्हारी ड्यूटी बनती है, इस चीज का विवाद है। तो ऐसे करके कई चीजें हैं रेंट अथॉरिटी। तो अगर आपसे वो जनरली पूछ लेना कि भाई लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो कहां जाएगा, रेंट ट्रिब्यूनल। जनरल कहानी यही बोलते हैं, जनरली हम ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, अगर वो बिल्कुल स्पेसिफिकली अपने इसके अंदर मामले लिखेंगे क्या क्या आते हैं, तब रेंट अथॉरिटी। ठीक है। अब ध्यान देना, हाँ जी, रेंट ट्रिब्यूनल दोबारा बता देता हूं, 3 अथॉरिटीज हैं, रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट अथॉरिटी। कितनी है, 3 अथॉरिटी। रेंट ट्रिब्यूनल को लेकर 2 सेक्शन है, मेन सेक्शन जो है सेक्शन 13 और सेक्शन 18। ठीक है, 13 और 18 रेंट ट्रिब्यूनल को लेकर। ठीक है, सेक्शन 13 और सेक्शन 18 रेंट ट्रिब्यूनल को लेकर है।
सेक्शन 13 के अंदर बात बोला जाता है भाई, चलिए क्या बोला जाता है वो अपने बाद में देखेंगे। दो सेक्शन है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई भी मामला होगा, कहां जाएगा? रेंट ट्रिब्यूनल के पास। रेंट ट्रिब्यूनल में ऑफिसर कौन होता है? जज होता है, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन का होता है। ये एक बेसिक बात एक बार ध्यान रखते हैं। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का काम क्या है कि रेंट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करता है उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास। इसमें ऑफिसर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज कैडर सर्विस का, जिसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेंट अथॉरिटी क्या होती है? रेंट अथॉरिटी 2017 के अमेंडमेंट से आया है। रेंट अथॉरिटी के पास पावर का कौन कौन से मामले या कौन कौन सी चीजों को लेकर पावर है? वो 22B से 24 में है। सेक्शन 22B से लेकर सेक्शन 24 तक, उसमें जितने भी मामले बताए गए हैं वो सब रेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे। रेंट अथॉरिटी में ऑफिसर कौन होगा? एसटीओ। अब ध्यान देना, इससे अपील में जाओगे आप अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, ये भाई साहब जो भी ऑर्डर करेंगे वो फाइनल है, बात खत्म। उसके बाद कोई अपील रिवीजन कुछ नहीं होगा। ये जो ऑर्डर पास करेंगे इसके खिलाफ आप अपील में जाओगे रेंट ट्रिब्यूनल। अब ध्यान देना, रेंट ट्रिब्यूनल से आप अपील में जाते हो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल या अपील किराया अधिकरण प्राधिकरण जो है, प्राधिकरण बोल दो, अधिकरण बोल दो, जो भी ये ऑर्डर पास करेंगे वो फाइनल होगा, उसके खिलाफ उसके बाद कोई अपील नहीं। रेंट ट्रिब्यूनल से अपील में, अपीलेट में, अपीलेट से आगे कुछ नहीं। रेंट अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करेगी उसके खिलाफ अपील में रेंट ट्रिब्यूनल, उसके आगे कोई अपील होगी नहीं होगी वो अपने आगे देखेंगे। पर अभी अपने जो बेसिक समझना है ताकि एक बेस बन जाए, फिर अपने टॉपिक वाइज रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी, ये सब टॉपिक वाइज चलाएंगे। तो अब ध्यान देना, रेंट ट्रिब्यूनल के सेक्शन 13, सेक्शन 18, रेंट ट्रिब्यूनल का काम क्या है, ऑफिसर कौन है। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का काम क्या है, ऑफिसर कौन है। रेंट अथॉरिटी का काम क्या है, 22B से 24, और ऑफिसर कौन है। रेंट ट्रिब्यूनल से अपील में आप जाते हो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास, और रेंट अथॉरिटी से अपील में जाते हो आप रेंट ट्रिब्यूनल के पास। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। फिर अपने इस टॉपिक को प्रॉपरली चालू करते हैं। रेंट ट्रिब्यूनल उठाएंगे, फिर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल उठाएंगे, फिर रेंट अथॉरिटी करेंगे। जी, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने टॉपिक चालू करें। करना टॉपिक चालू। चलो अब आ जाइए रेंट ट्रिब्यूनल पे। रेंट ट्रिब्यूनल को लेकर दो ही सेक्शन है, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 18। ठीक है, 13 तो बात करता है कि भैया रेंट ट्रिब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट, रेंट ट्रिब्यूनल में ऑफिसर को लेकर बातें करता है। सेक्शन 18 बात करता है इसकी जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन मतलब कौन कौन से मामले रेंट ट्रिब्यूनल के पास आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपने सेक्शन 13 पे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन रेंट ट्रिब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, सेक्शन 13। कौन सा सेक्शन रेंट ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन की बात करता है, सेक्शन 18। ठीक है, अब आ जाइए ट्रिब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कौन इस्टेब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। पूरे स्टेट के अंदर कहां रेंट ट्रिब्यूनल होगा, कहां नहीं होगा, कौन इस्टेब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ऑफिसर कौन होता है इसके अंदर? मेंबर ऑफ राजस्थान जुडिशियल सर्विस, या हम बोल सकते हैं आरजेएस, जिसका आप एग्जाम दोगे। और जो रैंक क्या होनी चाहिए उसकी? सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन। ये दो चीजें होनी चाहिए। एक तो वो राजस्थान जुडिशरी का मेंबर होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी और स्टेट का जज है, नहीं, राजस्थान का जज है। और वो सिविल जज जूनियर सीनियर डिवीजन है, कम से कम, एटलीस्ट। तो स्टार्टिंग में आप नहीं डायरेक्ट बनोगे, आपको डायरेक्ट रेंट ट्रिब्यूनल नहीं मिलेगा।
जब आप सीनियर, मतलब आपका पहला प्रमोशन हो जाएगा, आप जब सीनियर में प्रमोट हो जाओगे तब। ठीक है, अब आ जाइए, ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कहां पे, मतलब किस ऑफिसर को कौन सा रैंक ट्रिब्यूनल देना है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। तो अब ध्यान देना, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा सेक्शन रेंट ट्रिब्यूनल की एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, सेक्शन 13। रेंट ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश करने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट। रेंट ट्रिब्यूनल में ऑफिसर कौन होता है, सिविल जज सीनियर डिवीजन। रेंट ट्रिब्यूनल में ऑफिसर अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट की पावर है हाई कोर्ट, मतलब कि कौन सा जज या कौन सा ऑफिसर ट्रिब्यूनल में लगेगा या कौन सा ऑफिसर ट्रिब्यूनल में नहीं लगेगा, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ रेंट ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करेगी, वहां पर ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट का काम स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, वो हाई कोर्ट देखती है। कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने बता दिए। यस, कोई भी डाउट। चलो अब आ जाओ, ज्यूरिसडिक्शन, सेक्शन 18, ज्यूरिसडिक्शन। अब ध्यान देना, ज्यूरिसडिक्शन को लेकर सीधी सी बात है कि भाई जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो कौन कौन से मामले देख सकता है, मामले कि भाई कौन कौन से मामले जो है रेंट ट्रिब्यूनल के पास आते हैं। तो ध्यान देना, कोई भी डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, लैंडलॉर्ड या भूमि स्वामी और किराएदार के बीच में जो भी विवाद होगा, किसी भी चीज को, कोई भी विवाद है, वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाता है। तो अपने ने यहाँ पर ना, मतलब अपने ने जैसे भी थोड़ी देर पहले बात की कि भाई रेंट अथॉरिटी के पास ये मामले जाते हैं, तो यहाँ लिखना मत, क्योंकि जब सेक्शन नहीं ऐसी बात बोलता तो अपने को फालतू में अपना ज्ञान नहीं देना। तो अगर आपसे वो पूछ ले मेंस में कि भाई ज्यूरिसडिक्शन में लिखो सिंपल कि भैया कोई भी विवाद होता है तो मामला रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही आएगा अगर प्री में आता है तो, कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो मामला कहां जाएगा, जनरल रूल इज रेंट ट्रिब्यूनल। तो ध्यान देना, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में किसी भी तरह का विवाद होता है तो मामला रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। और कौन सी रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, उस रेंट ट्रिब्यूनल के पास जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में प्रेमाइसेस सिचुएटेड है। ठीक है, बात बनी। देखो, जो ज्यूरिसडिक्शन या फिर बोलें कि भाई जो किसी भी कोर्ट का या किसी भी अथॉरिटी का जो अधिकार होता है ना, वो कई तरह से देखा जाता है कि भाई कौन कौन से मामले ये देख सकते हैं, कौन कौन से एरिया में इनकी पावर होगी। तो ज्यूरिसडिक्शन कई चीजों पे होती है, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, जिसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, और जैसे पैसों को लेकर भी होती है कि जैसे आप लोअर कोर्ट में होगे तो आपको कहा जाएगा कि आप 50 लाख रुपए तक का देख सकते हो, 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी का विवाद आता है तो आप देख सकते हो, हालांकि काफी कमी है वैसे तो। ठीक है, 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी का विवाद आता है तो आप देख सकते हो। फिर मान लीजिए अगर विवाद 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का है तो जो आपका एसीजेएम है या फिर जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है वो देखेगा। 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो डिस्ट्रिक्ट जज देखेगा, ऐसे करके प्रॉपर्टी के वैल्यू के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, कि भाई जो मामला है ना उस मामले की वैल्यूएशन कितनी है, प्रॉपर्टी का मामला है तो प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है। तो जो अधिकार होता है, जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो इन 3 चीजों पे डिसाइड होता है। सब्जेक्ट मैटर, कि भाई जैसे सिविल कोर्ट है तो सिविल कोर्ट सिर्फ प्रॉपर्टी के मामले देख सकता है, सिविल डिस्प्यूट देख सकता है, वो क्रिमिनल नहीं देख सकता, सब्जेक्ट मैटर।
टेरिटोरियल मतलब कि भाई मान लो जो जयपुर की सिविल कोर्ट है उसको एक एरिया बताया होता है कि आपका ये एरिया है, तो आप सिर्फ उसी एरिया में जो विवाद हो रहे हैं उनको देख सकते हो। तीसरा पेक्यूनरी कि भाई अगर प्रॉपर्टी या विवाद की जो कीमत है वो इतनी है तभी आप देख सकते हो। पर रेंट ट्रिब्यूनल की कौन कौन सी ज्यूरिसडिक्शन बताई है, ये तो कि रेंट ट्रिब्यूनल सब्जेक्ट मैटर के बारे में अपने क्या बोलते हैं कि ऐसा कोई भी विवाद जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है वो रेंट ट्रिब्यूनल देख सकता है। टेरिटोरियल के बारे में हम क्या बोलते हैं कि विवाद उस रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा जिसके एरिया में प्रेमाइसिस सिचुएटेड है, मतलब जो परिसर है ना जिसको ये एक्ट लगता है वो सिचुएटेड है, उसी के पास जाएगा। मान लो आपका घर जो प्रेमाइसिस है जिसको लेकर विवाद है वो जयपुर में है, लोग चाहे कहीं के भी रहने वाले हैं, तो जहां पर प्रेमाइसिस है वहां मामला जाएगा। तो ज्यूरिसडिक्शन को लेकर दो बातें हैं, एक सब्जेक्ट मैटर, दूसरा टेरिटोरियल। लैंडलॉर्ड और टेनेंट का अगर विवाद है तभी रेंट ट्रिब्यूनल के पास मामला जाएगा। और कौन से रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, जिसके एरिया में वो प्रीमाइसेस सिचुएटेड है। पार्टी कहां रहती है उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसके एरिया में प्रीमाइसेस सिचुएटेड है। लैंडलॉर्ड चाहे हो सकता है दिल्ली में रहता है, किराएदार हो सकता है बॉम्बे में रहता है, पर जो उन्होंने परिसर जिसको लेकर जिसके किराएदार जिसके किराएनामा को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जो एग्रीमेंट कर रखा है, वो कहां पर है, जयपुर में, तो जयपुर का ही रेंट ट्रिब्यूनल दिखेगा। परिसर कहां पर है वही रेंट ट्रिब्यूनल देखेगा। तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, रेंट ट्रिब्यूनल क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन को लेकर आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन रेंट ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, उसके अलावा नहीं कुछ पूछा जाएगा। यस, कोई भी डाउट कुछ भी। शिवम मुझे समझ सराउंडिंग्स वाली बात नहीं समझ आया मुझे, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट के सराउंडिंग्स, ये थोड़ा बताएंगे, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट के सराउंडिंग्स, ये क्या लिखा आपने, मेरे समझ नहीं आया। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो, नहीं नहीं नहीं, पेक्यूनरी हम नहीं देखते, पेक्यूनरी हमारे लिए है ही नहीं। रेंट कंट्रोल एक्ट इसको नहीं कंसीडर करता सर। प्रेमाइसिस का किराए से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको दो ही चीजों से मतलब है। एक, उसी उसी रेंट ट्रिब्यूनल के पास मामला जाएगा जिसके एरिया में प्रेमाइसिस है। जैसे कि मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है जिसको अपने बोलते हैं प्रेमाइस या परिसर, वो कहां पर है, अगर वो जयपुर में है तो मामला जयपुर रेंट ट्रिब्यूनल के पास ही जाएगा। लैंडलॉर्ड चाहे कहीं भी रहता है, हमको कोई लेना देना नहीं है। लैंडलॉर्ड जयपुर के बाहर दिल्ली रह रहा है, किराएदार जोधपुर रहता है, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम इस चीज को देखेंगे, परिसर कहाँ है, जयपुर में है, तो जयपुर की रेंट ट्रिब्यूनल, टेरिटोरियल जिसको अपने बोलते हैं। परिसर का किराया कितना है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस पे तो कुछ मामला डिपेंड ही नहीं करता। तो परिसर कहाँ है, जहां पर परिसर है मामला उसी रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। दूसरा, मामला लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में होना चाहिए, इस चीज का विवाद होना चाहिए। किराएदार और मकान मालिक का जो विवाद हो सकता है किराए को लेकर, सिक्योरिटी डिपॉजिट को, ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी रेंट ट्रिब्यूनल के पास मामला आएगा। प्रीमाइसेस के रेंट को लेकर हमें कुछ कुछ लेना देना नहीं है। वो तो पेक्यूनरी बोल सकते हैं, भाई किराया इतना होना चाहिए, नहीं सर, किराए से कोई लेना देना नहीं है। मामले में पैसे को लेकर क्या बात है, कितने पैसे की बात है, इसको लेकर कुछ भी नहीं है। मामला लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में होना चाहिए, और किस मामले को किस ट्रिब्यूनल के पास मामला जाएगा, जिसके एरिया में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। परिसर मतलब प्रॉपर्टी।
ठीक है। नहीं, कोई भी पर्पस हो सर। किराए के लिए तो मैं जगह रेजिडेंशियल के लिए भी ले सकता हूं, किराए के लिए जगह तो मैं कमर्शियल पर्पस से भी ले सकता हूं। कोई भी विवाद हो, चाहे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में विवाद होना चाहिए, चाहे रेजिडेंशियल पर्पस हो चाहे कमर्शियल पर्पस हो। अब मैंने बात की ना कि भाई परिसर के अंदर तो सब कुछ आता है कि आप जगह चाहे रेजिडेंशियल रहने के लिए ले रहे हो, चाहे आप जगह कमर्शियल के लिए ले रहे हो। यस शिवम। जी शिवम बोलिए, डाउट क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है कुछ? अच्छा, म्यूटेटिस, ठीक है, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस होता है सेम एज, ये हम एक जगह पढ़ेंगे। हम अभी मैंने ये बात आपको इसलिए नहीं कवर कराई क्योंकि अभी अपने ने ना सेक्शन 14, 15, 16 पढ़े नहीं है, तो इसलिए मैंने वो बात एक बार छोड़ दी। तो वो अपने जब वो पढ़ेंगे तो कहता है भैया ऐसे कुछ विवाद होते हैं, कुछ दो तीन उन्होंने विवाद लिखे हुए हैं कि अगर मान लीजिए वो विवाद का मामला है तो जो बातें सेक्शन 14 में, सेक्शन 15 में, सेक्शन 16 में लिखी गई हैं वो बातें एज इट इज इन मामलों को लगेंगी। तो उसको बोलते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, कि भैया ये सेक्शन एज इट इज आप इन मामलों पे भी लगा सकते हो। ठीक है, वो अपने अभी अपने एक बार ये क्या नाम है, सेक्शन 11, 12, 13, 14, 15, 16 जब अपने पढ़ेंगे ना तब अपने उसको देखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। हाँ जी, कोई डाउट हो तो शिवम पूछ लेना, फिर अपने इस पे बात करते हैं क्या है अपील, कब हो सकती है, अपील कितने दिनों में होगी, ये सब, और पावर्स। पावर्स, ठीक है, चलिए अब ध्यान देना। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो है आपका सेक्शन 9 कुछ, ठीक है, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैं टॉपिक चालू करता हूँ। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल आपका सेक्शन 19 की बात करता है, 13 में है रेंट ट्रिब्यूनल, 19 में है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो सेक्शन 19 है वो सिर्फ अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की बातें नहीं करता कि भैया कौन है, कौन एस्टेब्लिश करेगा, ऑफिसर कौन होगा, अपॉइंट, इतनी सी बात करके खत्म नहीं करता। वो कहता है अपील कब हो सकती है, कितने दिनों में हो सकती है, अपील कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ करनी है, उसके बाद अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की पावर क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है भाई पावर्स बताइए, अब अपने ने ऐसे पढ़ा ही नहीं होता कि यार पावर्स कहां पढ़ ली, सेक्शन 19 में ही पावर्स लिखी गई है। अब ध्यान देना, एक है सेक्शन 19, एक है सेक्शन 21। सेक्शन 21 की भी हेडिंग ना कुछ इस तरह से है, प्रोसीजर एंड पावर्स। प्रोसीजर एंड पावर्स, तो ध्यान देना, सेक्शन 19 में तो बात की गई है पावर्स ऑफ अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या पावर है।
ये जो सेक्शन 21 बात करता है ना पावर्स, ये बात करता है सिविल कोर्ट की पावर्स, कि रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की कौन कौन सी पावर है। क्योंकि हम यहां पर एक बात बोलते हैं कि भैया जो ये रेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है ना, इन पे सीपीसी नहीं लगता, ये लोग सीपीसी की तरह बाउंड नहीं है। तो वहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर इन पे सीपीसी नहीं लगता, मतलब आप ये कह रहे हो कि सिविल मामले तो इनके पास आते हैं, भाई किराए वाले मामले सिविल मामले हुए, भाई सिविल मामले तो इनके पास आते हैं पर ये सीपीसी के बाउंड नहीं है। आप ये कह रहे हो कि ये सिविल कोर्ट नहीं है, नहीं ये सिविल कोर्ट तो है, बस सीपीसी नहीं लगता, ये अपना खुद का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि इनके पास सिविल कोर्ट की कौन कौन सी पावर है। तो अब ध्यान देना, सिंपल सी भाषा में बता देता हूं। सेक्शन 19 तीन चीजों के बारे में बात करता है। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल क्या है, कौन स्टैब्लिश करेगा, पावर, अपॉइंटमेंट, अपील कब होगी, कितने दिनों में होगी, ये सब पावर्स ऑफ सिर्फ अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की, अपीलीय किराया अधिकरण की पावर, सिर्फ उसकी पावर, क्या क्या पावर है। तो अगर आपसे इसकी पावर पूछ ले तो आप सेक्शन 19 लिखोगे। सेक्शन 29 बात करता है, सेक्शन 21 की हेडिंग है प्रोसीजर एंड पावर्स। वो बोलता है कि रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की कौन कौन सी पावर है। तो जो सेक्शन 21 में पावर वर्ड यूज किया है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि रेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की क्या पावर है, नहीं, वो बोलता है कि भैया उनके पास सिविल कोर्ट की कौन कौन सी पावर है। तो ये इतनी सी एक बात है, ये डिफरेंस है। और ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अगर वो बोल देना भैया कौन सा सेक्शन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की पावर्स की बात करता है, सेक्शन 19 है। सेक्शन 21 तो बात करता है कि इनके पास सिविल कोर्ट की कौन कौन सी पावर होती है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। एक मिनट। अब आ जाइए, सेम एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर अपॉइंटमेंट। एक तो ये पार्ट है, क्या कौन एस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। पूरे स्टेट में कहां पर कितनी अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल होगी, स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगा। ऑफिसर कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का बंदा होगा, जिसके पास एटलीस्ट मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा। तीन चीजें, कौन स्टैब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स की कौन करता है, हाई कोर्ट। ऑफिसर कौन होगा, वो बंदा जो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का है और जिसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है। ये है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल क्या होता है। तो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक ऐसा अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो है जिसका काम क्या होता है वो अपने आगे बात करेंगे कि भाई अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो है ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा है कि पूरे स्टेट में जहां पर उनको सही लगता है वहां पर एस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसमें जो ऑफिसर होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का होता है, उसको कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर अपॉइंट हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है। ये हो गया। अब आते हैं इनका काम क्या है। काम है साहब अपील सुनना, अपील सुनना। तो ध्यान देना, जिसको आप बोल सकते हो काम, कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का काम क्या है। तो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का काम कुछ इस तरह से है कि रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा जो भी ऑर्डर पास किया जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं एवरी ऑर्डर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेंट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करता है उसके खिलाफ हम अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। हाँ, किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर जो रेंट ट्रिब्यूनल पास करता है उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हो टू अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, अपील में जा सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेंट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करता है उसके खिलाफ जा सकते हो, यस यस जा सकते हो। बट ध्यान देना, ये ऑर्डर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में होना चाहिए। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब मामला डायरेक्ट इनके पास ही आना चाहिए, मामला डायरेक्ट इनके पास ही आना चाहिए, तब आप किसी भी ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हो। और यहां पर एक बात ध्यान दे देना, अपील कितने दिनों में कर सकते हो, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील, कितने दिनों में आप अपील कर सकते हो, 60 दिन।
ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने दिनों में अपील कर सकते हो? ऑर्डर पास होने के 60 दिन। अपील कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए? डिस्पोज ऑफ 180 डेज। कितना? 180 डेज। आप नोट अपील होती है तो अपील का सामने वाली पार्टी को नोटिस देते हो ना, वो नोटिस जब उसको पहुंचा है उससे 180 दिन। अपने सिंपल ध्यान रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। अपील कितने दिनों में कर सकते हो? 60 दिन। अपील कितने दिनों में खत्म होनी चाहिए? 180 दिन। अगर अपील किया जाता है तो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, मतलब हियरिंग कब तक चालू हो जानी चाहिए? फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 45 डेज। 45 डेज। अब एक बार ध्यान दे देना, छोटी मोटी बातें हैं बट ये बातें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनमें से, तो कोई गलती ना कर दो आप लोग। क्या है भाई? अब ध्यान दे देना, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को लेकर सेक्शन क्या है? सेक्शन 19। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को लेकर नॉर्मली हम बात कर चुके हैं भाई, क्या होता है? एस्टेब्लिश स्टेट गवर्नमेंट करता है। ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट। कौन ऑफिसर होगा? डिस्ट्रिक्ट जज, 3 साल। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को लेकर दूसरा पार्ट है अपील। भाई काम क्या है? अपील सुनना। तो अपील को लेकर ध्यान देना कि रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा, कोई भी ऑर्डर जो रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा पास किया जाता है, उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हो टू अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। उसके बाद कितने समय में अपील कर सकते हो? 60 दिन। अपील कितने समय में खत्म होनी चाहिए? 180 दिन। फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 45 डेज। कई बार आए हुए ये क्वेश्चन है कि भैया कितने समय में आप अपील कर सकते हो, अपील कितने समय में खत्म होनी चाहिए? अपील अगर फाइल होती है तो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 45 डेज। बस ये दिन याद रख लेना, ठीक है? बाकी की आगे की कहानी आराम से याद कर लोगे। दिन 60 दिन, 180 दिन और 45 दिन, ये है अपील को लेकर बातें। और अब आते हैं पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट, जो आपसे मेंस का क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आपसे प्री का नहीं पूछता। हाँ, इतना पूछ सकता है कि भैया जो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है उसकी पावर्स कौन से सेक्शन में है? तो उसकी पावर है सेक्शन 19 में। क्या क्या पावर्स है? तो पावर्स जो है वो है, एडिशनल एविडेंस ले सकते हो आप। आपके पास मामला आया है तो आप एविडेंस ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एडिशनल एविडेंस नहीं ले सकते हो। आप एफिडेविट ले सकते हो, अगर आपको कोई एफिडेविट वगैरह लेने की जरूरत है तो वो ले सकते हो। एंड देन IRC, वैसे लिख देता हूँ, IRCTC। ये क्या है? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, जिसको हम इंटरिम ऑर्डर भी कहते हैं एक तरह से। केस के दौरान जो भी आपको इंटरिम ऑर्डर लगते हैं आप वो पास कर सकते हो। केस को रिमांड कर सकते हो। रिमांड मतलब वापस भेज सकते हो, जहां से अपील में आया उस ट्रिब्यूनल को वापस भेज सकते हो। उसको बोल सकते हो कि इस केस को दोबारा सुनो, रिमांड कर सकते हो। जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर को कंफर्म, वेरी, सेट असाइड कर सकते हो। जो भी, ये ध्यान रख लेना, एक रेंट ट्रिब्यूनल के पास केस चल रहा है उसको दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर कर सकते हो केसेस को फ्रॉम वन रेंट ट्रिब्यूनल टू अनदर। और ये ट्रांसफर आप कैसे कर सकते हो? चाहे तो खुद से कर सकते हो, चाहे एप्लीकेशन पे कर सकते हो। इसको इन डिटेल में भी अपने बात करेंगे। इसको याद कैसे करना है एक बार वो बता रहा हूं। एंड देन इज सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इशू। अब ध्यान दे देना एक बार, रेंट ट्रिब्यूनल अपील कितने दिनों में होती है वो अपने ने बात कर ली, 60 दिन, और खत्म कितना? 180 दिन। पावर्स पे ध्यान दें। पावर्स को याद करने की ट्रिक, ये तो सिंपल सा है, जो हर अपीलेट अथॉरिटी, चाहे कोर्ट है चाहे कुछ, उनके पास पावर होती है कि वो लोग, अगर उनको लगता है भी केस के अंदर इंक्वायरी करने की जरूरत है, केस के अंदर एडिशनल एविडेंस की जरूरत है, तो आप ले सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये तो नॉर्मल पावर है जो सबके पास होती है। उसके बाद पावर्स क्या है? IRCTC, इंडियन रेलवेज का है IRCTC। IRCTC में क्या है? आई मतलब इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर क्या होते हैं? जब आपके पास केस चल रहा है ना, उस दौरान आप जो भी ऑर्डर पास करते हो वो होते हैं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, जिसको हम एक तरह से इंटरिम ऑर्डर भी बोल सकते हैं।
नो डाउट छोटे मोटे डिफरेंस होते हैं, पर हमको उसमें अभी नहीं घुसना है। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि इंटरिम ऑर्डर पास किए जा सकते हैं, केस के दौरान आप इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास कर सकते हो। तो एक ही है। आर इज रिमांड। रिमांड का मतलब क्या है कि केस आपके पास अपील में आया था, आप वापस जिस रेंट ट्रिब्यूनल से अपील में आया ना उसको वापस भेज सकते हो, उसको बोल सकते हो कि दोबारा सुनो। तो दैट इज रिमांड। अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी, केस को वापस उस ट्रिब्यूनल को भेज देती है जिससे केस वो अपील में आया होता है। किस लिए, कि दोबारा देखो इसको, दोबारा इस केस की सुनवाई करो। दैट इज रिमांड, केस को वापस भेजना। सी कन्फर्म, जो भी ऑर्डर आपके मतलब जो अपील में आए हो, तो जिस भी ऑर्डर के खिलाफ अपील आई है उस ऑर्डर को कन्फर्म करना, उस ऑर्डर को चेंज करना, उस ऑर्डर को सेट असाइड करना, ये पावर होती है। ट्रांसफर की पावर, ट्रांसफर क्या है, ये ऐसा नहीं मामला अपील में आया तब ट्रांसफर की पावर यूज कर रहे हो, नहीं। ये कह रहा है कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि अगर उसके अंडर 2 या 3 रेंट ट्रिब्यूनल है, केस किसी एक रेंट ट्रिब्यूनल में चल रहा है, तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो एक अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है, उसके नीचे 3 रेंट ट्रिब्यूनल है, तो वो केस एक दूसरे को ट्रांसफर करवा सकते हैं। मान लीजिए ये अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, इसके अंडर ये 3 रेंट ट्रिब्यूनल है, केस आता है इसके पास, तो अपीलेट के पास पावर है कि वो इस केस को ट्रांसफर कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं कि अपील में आएगा तब ट्रांसफर, नहीं, मामला इसके पास आया था, ऑर्डर कर सकते हैं कि नहीं ये मामला इसके पास जाना चाहिए, ये मामला इसको ट्रांसफर करो। उसकी ज्यूरिसडिक्शन थी नहीं थी, यहां ये मैटर नहीं करता है। हाँ, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए कि वो मामला ऐसा होना चाहिए जो रेंट ट्रिब्यूनल देख सकता है। बाकी उसकी क्या कहते हैं ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन थी या नहीं थी, या बोले प्रीमाइसेस उसके एरिया में थी या नहीं थी, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो ये ध्यान देना, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास ट्रांसफर की पावर है। मामला एक रेंट ट्रिब्यूनल को आया है, वो इस दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी तो इसके इस रेंट ट्रिब्यूनल के तो एरिया में प्रॉपर्टी है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पावर ट्रांसफर को लेकर ये पॉइंट ध्यान रख लेना कि केस को ट्रांसफर खुद से भी कर सकते हैं, और अगर पार्टीज एप्लीकेशन डालती है तब भी कर सकते हैं। एंड देन इज सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि हर रेंट ट्रिब्यूनल, हर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि वो जब भी कोई ऑर्डर पास करते हैं ना, भाई मान लो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ और ऑर्डर पास किया कि भाई लैंडलॉर्ड के हक में हम ऑर्डर करते हैं कि लैंडलॉर्ड जो है क्या नाम है प्रॉपर्टी का अपना कब्जा वापस ले सकता है, तो फिर उस ऑर्डर के साथ एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है। सर्टिफिकेट इज समथिंग जिसको आप बोल सकते हो एक फॉर्मेट है, एक प्रॉपर ट्रिब्यूनल को एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें वो एक मोटा मोटी तौर पर बात लिखते हैं कि भाई मामला इन लोगों के बीच में था, मामला इस ये कहते हैं टेनेंट के एविक्शन को, उसकी बेदखली को लेकर था, और हम ये कहते हैं कि टेनेंट को खाली करना चाहिए, उसमें तारीख लिखी जाती है कि इतनी तारीख तक आपको खाली करना है, तो एक सर्टिफिकेट हो जाता है। सर्टिफिकेट किस लिए, लैंडलॉर्ड को, कि भैया अब हमने तुमको सर्टिफाई कर दिया है कि तुम उससे वो खाली करवा सकते हो, हमने उसको समय दे दिया है। तो क्या होता है, ऑर्डर के साथ एक सर्टिफिकेट इश्यू किया, कुछ अलग नहीं है ये, बस लिखा हुआ है, तो क्या है वो बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास सर्टिफिकेट इश्यू करने की पावर होती है, रेंट ट्रिब्यूनल के पास नहीं होती, दोनों के पास होती है। रेंट ट्रिब्यूनल में होता ही ऐसा है कि एक ऑर्डर इश्यू किया जाता है और साथ में एक सर्टिफिकेट भी इश्यू किया जाता है, बस। सर्टिफिकेट एक प्रॉपर फॉर्मल तरीका होता है जिसमें लिखा जाता है कि कब तक खाली करना है, वो एक तारीख वगैरह लिखी होती है, सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के दम पर लैंडलॉर्ड इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा सकता है। लैंडलॉर्ड पुलिस में जा सकता है और उसको बोल सकता है कि भैया मेरे पास ट्रिब्यूनल का सर्टिफिकेट है, मुझे मेरी जगह का कब्जा दिलवाओ। तो ये सर्टिफिकेट ट्रिब्यूनल भी इश्यू कर सकता है और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल भी इश्यू कर सकता है। तो दोबारा ध्यान देते हैं कि पावर्स क्या क्या है, एडिशनल एविडेंस लेने की पावर है, एफिडेविट की पावर है, और ये पावर आईआरसीटीसी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नाम याद रख लेना, रिमांड पावर नाम याद रख लेना, कंफर्म वेरी सेटिस्फाइड, ट्रांसफर को लेकर ये ध्यान रख लें कि ट्रांसफर का कैसे कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट इश्यू, ये है पावर्स और कुछ भी नहीं है। दिस इज सेक्शन 19। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल क्या है, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में अपील कब होगी, कितने समय में होगी, और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की पावर्स क्या क्या है। दिस इज अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर अपने आगे चलते हैं। यस,
कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे कंटिन्यू करें। यस, कोई भी डाउट? चलो, अब आते हैं रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी को लेकर ऐसा है कि ये जो रेंट अथॉरिटी का कंसेप्ट है ये ऐड हुआ था 2017 की अमेंडमेंट से। इसको समझना थोड़ा। राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017, इससे ये ऐड हुआ था। एक्चुअली में सिर्फ ये प्रोविजन नहीं, 22A से लेकर 22 ABCDEFG तक ये सारा ऐड हुआ था। छोटा मोटा चेंज 23 और 24, ऐड तो यही हुआ था और छोटा मोटा चेंज हुआ था सेक्शन 23 और 24 में भी। अब ध्यान देना, ये जो आपका राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट था 2017, उससे रेंट अथॉरिटी नाम की चीज, नई अथॉरिटी इंट्रोड्यूस की गई। नई अथॉरिटी क्यों इंट्रोड्यूस की गई? क्योंकि पहले ना जो ये एग्रीमेंट वाली कहानी हुई, रेंट एग्रीमेंट करना कंपलसरी नहीं था। ऐसा क्या ये अपना रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर कंपलसरी नहीं था। आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो मत करो। पर 2017 की अमेंडमेंट की गई और उससे कुछ चीजें जोड़ी गई। क्या क्या चीजें जोड़ी गई? रेंट, एक मिनट, एट रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट। ध्यान देना, एट रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? ए से एग्रीमेंट, ए से एग्रीमेंट, टी से टेनेंसी, पीरियड ऑफ टेनेंसी जिसको आप बोल सकते हो रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपका डिपॉजिट ऑफ रेंट विद अथॉरिटी। ये कुछ एक चीजें जोड़ी गई। उसके बाद एमेनिटीज, चार्जेस, विद होल्ड, ड्यूटीज, लैंडलॉर्ड टेनेंट, ऐसे करके कई चीजें। ये तो पहले से थी, बस इसमें छोटा मोटा चेंज किया गया। तो ये क्या कुछ एक चीजें जोड़ी गई जो अपने पढ़ेंगे इन डिटेल, जिसमें ऐसा बोला गया कि भैया आपको टेनेंसी एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप किराए पे जगह ले रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट होगा 22B की बात करता है। तो उसमें क्या कहा गया कि भाई रेंट एग्रीमेंट करोगे तो आप रेंट एग्रीमेंट किसको डिपॉजिट करोगे? रेंट अथॉरिटी को। उसके बाद आई कहानी कि भाई मान लीजिए अगर आप कभी भी टेनेंसी, मान लीजिए जो किराएदार है वो जगह को खाली नहीं कर रहा, टाइम हो चुका है, किसके पास जाओगे? पहले आप रेंट अथॉरिटी के पास जाओगे। अगर किराएदार मकान मालिक जो है वो किराया नहीं ले रहा है तो किराएदार मकान एक बार किराया किसको जमा करा सकता है? डिपॉजिट ऑफ रेंट, जिसको हम बोले रेंट अथॉरिटी को। तो ऐसे करके कुछ पावर्स दी गई, रेंट अथॉरिटी को कुछ पावर्स दी गई, जो पहले ये बोल सकते हो पहले ऐसी बातें थी नहीं, पहले ऐसी बातें लिखी ही नहीं हुई थी कि भाई टेनेंसी एग्रीमेंट करना जरूरी है क्या। आप अगर मान लीजिए जो मकान मालिक है वो किराया ले ही नहीं रहा, मकान मालिक ने मान लीजिए बैंक अकाउंट डिस्क्लोज ही नहीं कर रखा, मकान मालिक मान लीजिए रसीद नहीं दे रहा, तो किराएदार क्या करे? तो ऐसे करके कुछ बातें थी जो पहले नहीं थी। तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि कोई भी लैंडलॉर्ड या टेनेंट के बीच में विवाद हो तो कहां जाएगा मामला? रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे ही मामले जाते हैं, नहीं, कुछ एक मामले हैं जो रेंट अथॉरिटी के पास जाते हैं पहले, जो 22A में स्टैब्लिश की गई। तो 22A में रेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई, जिसको कहा गया कि भैया ध्यान देना कि भैया 22A में तो स्टैब्लिश हो गई कि 22B से लेकर 22G की जितनी भी बातें हैं, 23 की जितनी भी बातें हैं और 24 की भी जितनी भी बातें हैं, इनमें कोई भी मामला हो, कोई भी ऐसा मामला जिनको ये सेक्शन लग रहे हैं ना, तो मामला किसके पास जाएगा? रेंट अथॉरिटी के पास। तो ध्यान देना, लिख रहा हूं, आपको कोई भी डाउट रहे तो पूछ लेना। सेक्शन 22A से रेंट अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया।
किस लिए स्टैब्लिश किया गया? जिसको कहा गया कि आपका काम क्या होगा कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जिसको सेक्शन 22B से लेकर सेक्शन 22G, सेक्शन 23, सेक्शन 24 लगता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट है जो जिसको सेक्शन 23 लगता है, जिसको सेक्शन 24 लगता है, कोई डिस्प्यूट है जिसको सेक्शन 22B लगता है, तो वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा रेंट अथॉरिटी के पास। तो अगर आपसे बोला जाए कि रेंट अथॉरिटी पे शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? 22A के अंदर रेंट अथॉरिटी की बात की गई है, जो सेक्शन राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017 से जोड़ा गया, जिसके अंदर क्या कहा गया कि रेंट अथॉरिटी के पास क्या काम होगा कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है जिसको ये सारे सेक्शन लगते हैं, तो वो मामले किसके पास जाएंगे? रेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं एस्टैब्लिशमेंट। रेंट अथॉरिटी की भी एस्टैब्लिशमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। रेंट अथॉरिटी में ऑफिसर कौन होगा? ऑफिसर कौन होगा? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मेंबर, जो किस रैंक का होना चाहिए? एटलीस्ट सब डिविजनल ऑफिसर। ये ध्यान रख लेना, ये पोस्टों के नाम याद रखना, डीजे, सिविल जज, सीनियर डिवीजन। ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा? तो ध्यान रखना जी, यहां पर ऑफिसर को अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ये आरएएस है, इनके ऊपर सरकार का काम है। जो जज है ना, उनको हाई कोर्ट देखता है, तो इसलिए अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट द्वारा होती है, तो ध्यान देना। रेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ऑफिसर कौन होगा? आरएएस होगा, जो कम से कम एसडीओ रैंक का होना चाहिए। अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट देखेगा रेंट अथॉरिटी में। रेंट अथॉरिटी का काम क्या होगा? जो भी मामले हैं जिनको 22B से लेकर 22G, 23, 24 लग रहा है, वो रेंट अथॉरिटी के पास जाएगा। ये है रेंट अथॉरिटी। अब आ जाइए और छोटी मोटी बातें। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रेंट अथॉरिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और ध्यान दे देना कि रेंट अथॉरिटी जो भी ऑर्डर पास करेगा, उसके खिलाफ अगर आप अपील में जाना चाहते हैं तो किसके पास जाएंगे? रेंट ट्रिब्यूनल। किसके पास जाएंगे? रेंट ट्रिब्यूनल। कितने दिनों में? 60 डेज। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेंट अथॉरिटी जो भी ऑर्डर पास करती है उसके खिलाफ अपील रेंट ट्रिब्यूनल, कितना दिन? 60 दिन। पर अब ध्यान देना, अगर रेंट ट्रिब्यूनल, इफ रेंट ट्रिब्यूनल does not change order in appeal, भाई अपील के खिलाफ, अपील में ऑर्डर आया, नो फर्दर अपील। ये पॉइंट समझ लो पहले क्या है। ये कहता है कि ये रेंट अथॉरिटी है, इसके पास विवाद आया ए वर्सेस बी का, इसने ऑर्डर ए के फेवर में कर दिया। ध्यान देना, रेंट अथॉरिटी के पास विवाद आया ए वर्सेस बी का, और इसने ऑर्डर जो है वो ए के फेवर में कर दिया। ठीक है जी। इस ऑर्डर के खिलाफ पार्टी चली गई अपील में टू रेंट ट्रिब्यूनल। जा सकते हो अपील, रेंट अथॉरिटी के खिलाफ आप फर्स्ट अपील कर सकते हो। ये एक तरह से फर्स्ट अपील हुई। ठीक है, बात कर रहा है, ये एक तरह से फर्स्ट अपील की बात कर रहा है कि भैया फर्स्ट अपील हो सकती है क्या? हाँ, रेंट अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर पास करे उसके खिलाफ फर्स्ट अपील हो सकती है, और फर्स्ट अपील किसको होगी? रेंट ट्रिब्यूनल को होगी। तो फर्स्ट अपील पास कर दी थी, रेंट ट्रिब्यूनल में चले गए। रेंट ट्रिब्यूनल ने अपील में ऑर्डर को मेंटेन करा। मेंटेन मतलब कोई चेंज नहीं किया, नो चेंज। ये जो ऑर्डर जैसे का जैसा था वैसे का वैसा। तो अब क्या फर्दर अपील हो सकती है? नहीं, नो फर्दर अपील, नो सेकंड अपील, कुछ नहीं होगा, नो सेकंड अपील। अब ध्यान देना, रेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया ए के फेवर में, अपील गई रेंट ट्रिब्यूनल में, रेंट ट्रिब्यूनल ने कोई चेंज नहीं किया, रेंट ट्रिब्यूनल ने भी ऑर्डर पास कर दिया ए के फेवर में, ए के फेवर में, मतलब कोई चेंज नहीं, ए के फेवर में पास कर दिया, सेम ऑर्डर है, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई आगे अपील नहीं होगी। पर अगर यहां पर ऑर्डर चेंज हुआ होता, फिर आप अपील में जा सकते थे।
अगर यहीं पर कहानी कुछ ऐसी बनती है ना कि आप गए रेंट अथॉरिटी के पास, ए वर्सेस बी गया रेंट अथॉरिटी के पास, रेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया ए के फेवर में, ए के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। अब आगे की कहानी ये हुई कि आप गए अपील में टू रेंट ट्रिब्यूनल, और जो रेंट ट्रिब्यूनल है उसने ऑर्डर पास कर दिया बी के फेवर में, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया। अब आप अपील कर सकते हो, अब आप सेकंड अपील कर सकते हो, और किसके पास जाओगे? रेंट ट्रिब्यूनल से ऊपर कौन है? अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। तो अब एक बार ध्यान दे देना रेंट अथॉरिटी के बारे में कि रेंट अथॉरिटी क्या है, कैसे है, क्या बातें करता है। तो रेंट अथॉरिटी को लेकर हम कुछ इस तरह से बोलते हैं कि रेंट अथॉरिटी को एस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ऑफिसर कौन होगा? सब डिविजनल ऑफिसर। अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। चलो जी, रेंट अथॉरिटी के खिलाफ अपील में जा सकते हो। यस, फर्स्ट अपील आपका अधिकार है। रेंट अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर पास करती है उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हो टू रेंट ट्रिब्यूनल। कितने दिनों में? 60 दिनों में। क्या सेकंड अपील कर सकते हो? सर सेकंड अपील डिपेंड करता है, आपने रेंट अथॉरिटी से रेंट ट्रिब्यूनल में अपील में गए, अगर रेंट ट्रिब्यूनल में आप अपील में गए थे, रेंट ट्रिब्यूनल ने रेंट अथॉरिटी के ऑर्डर को कंफर्म रखा, मतलब कुछ चेंज नहीं किया, सेकंड अपील नहीं होगी। पर अगर रेंट ट्रिब्यूनल अपील में जब मामला आता है और ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तब आप सेकंड अपील कर सकते हो, अदरवाइज सेकंड अपील नहीं होगी। यस, कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, अब आप पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई भी डाउट, कुछ भी, रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट अथॉरिटी को लेकर। रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट अथॉरिटी, सेक्शन 13, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 22A। अब आप लोग को एक काम करना है, सेक्शन 22B से लेकर 24, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, सेक्शन 22B से लेकर सेक्शन 24 का इंडेक्स याद करना है। हाँ जी, अभी बता देता हूं, इंडेक्स याद करना है। ये इंडेक्स मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इंडेक्स जो है ना आपका 22B से लेकर 24, बहुत ही अजीब सी बातें बोली हैं, तो एक बार आप याद करना है इसको। कल मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा भाई ये याद कैसे होगा। आप एक बार ना थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना इंडेक्स को, तो फिर क्या मैं ट्रिक बताऊंगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बता देता हूं। रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट अथॉरिटी, ठीक है। रेंट अथॉरिटी को लेकर नॉर्मली जो एक अपने मैं बोलूँ ना भाई, शॉर्ट में अगर बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ऐसा कोई भी मामला जिसको सेक्शन 22B से लेकर सेक्शन 24 लगता है, जिसकी लिस्ट बता देते हैं अपने, मोटा मोटी तौर पर एक लिस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग को याद करना, मतलब यही आपको याद करना है, जो 22B से 24 है ना, वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। क्या नाम है आपका? रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, पीरियड ऑफ टेनेंसी, ठीक है। अभी बता देता हूँ इसको डिटेल में, रेंट एग्रीमेंट, पीरियड ऑफ टेनेंसी, एट रेंट, रिवीजन ऑफ रेंट 22B, C, D, रिवीजन ऑफ रेंट, इसका डिस्प्यूट इसी में आ जाता है, सॉरी सॉरी, एट रेंट, सिक्योरिटी, डिपॉजिट ऑफ रेंट, एंड देन वी हैव इज एमेनिटीज, सुख सुविधाओं को लेकर अगर डिस्प्यूट है, और फिर अपना आता है ड्यूटीज को लेकर, जिसके अंदर है मेंटेनेंस की ड्यूटी को लेकर अगर डिस्प्यूट है। अब ध्यान देना, ठीक है। वैसे तो अपने पास इसकी ट्रिक है, नॉर्मल अपने ट्रिक बोलते हैं, एट रेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो कुछ इस तरह से अपने बोलते हैं कि भाई रेंट अथॉरिटी के पास क्या क्या काम है। रेंट अथॉरिटी को
एक काम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम दिया गया कि किराएदार और मकान मालिक और किराएदार, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट होगा और जो कंपलसरी कर दिया गया है 22-20 से, पहले कंपलसरी नहीं था, 2017 की अमेंडमेंट के बाद कंपलसरी कर दिया, वो किसको डिपॉजिट होगा? रेंट अथॉरिटी को। किसको होगा? रेंट अथॉरिटी। तो एक काम है रेंट एग्रीमेंट करवाना, नहीं वो तो लैंडलॉर्ड और किराएदार को कहा है तुम खुद से करोगे, रेंट अथॉरिटी को आप डिपॉजिट करोगे। तो रेंट एग्रीमेंट की जो एक फॉर्मेट है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में रेंट एग्रीमेंट लेना। पीरियड ऑफ टेनेंसी, पीरियड ऑफ टेनेंसी को लेकर यहाँ ऐसा एक बात है कि अगर कितना पीरियड ऑफ टेनेंसी अगर वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद भी किराएदार अगर खाली नहीं कर रहा है, तो उसमें एक छोटी सी कहानी है, ये खाली करवा सकते हो आप, पहले रेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। तीसरा, रेंट को लेकर अगर कोई विवाद हो जाता है, यहां पर नॉर्मल रिवीजन नहीं है, यहां 6 और 7 वाली रिवीजन की बात नहीं कर रहा कि 5% 10%, नहीं, रिवीजन ऑफ रेंट ड्यू टू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कि भाई मान लीजिए जो मकान मालिक है उसने प्रॉपर्टी में कुछ चीजें बढ़ाई, कोई 2-4 सुविधाएं बढ़ाई, तो वो किराया बढ़ा सकता है। इस चीज को लेकर अगर विवाद होता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, अपने नॉर्मली सिक्योरिटी देते हैं जब मकान किराए पे लेते हैं, उस चीज को लेकर अगर विवाद हो जाए तो ठीक है। डिपॉजिट ऑफ रेंट, रेंट अथॉरिटी के पास आप रेंट कब जमा करा सकते हो, जिसमें अपने नॉर्मल बात की है कि अगर मकान मालिक क्या कहते हैं आपसे किराया ले नहीं रहा है, आपको रसीद नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक कह रहा है मैं मकान मालिक हूं, दूसरा कह रहा है मैं मकान मालिक हूं, तब भी आप डिपॉजिट करा सकते हो। सुख सुविधाओं को लेकर डिस्प्यूट हो गया, सुख सुविधा मतलब कि भाई आपने फर्नीचर दिया था किराएदार को और उसको कहा था कि फर्नीचर का अलग से किराया लूंगा, और अब वो किराया आपको दे नहीं रहा उस फर्नीचर का। आपने कहा था भैया बेड दे रहा हूँ, बेड का अलग से 500 रुपए महीने का लूंगा, और वो 500 रुपए दे नहीं रहा। या बोल दे कि आप मेंटेनेंस चार्ज अलग से ले रहे थे और वो मेंटेनेंस चार्ज नहीं दे रहा उस चीज का। ये है जिसको अपने नॉर्मल बोल सकते हैं कि सेक्शन 24 इसकी बात करता है कि ना एक लिमिट है कि अगर तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं भाई, अगर साल में जितना भी किराया है ना, अगर उसकी 5% तक का मेंटेनेंस का खर्चा है तो मकान मालिक भरेगा, उससे ज्यादा का है तो किराएदार भरेगा, एक नॉर्मल रूल है। तो उस चीज को लेकर अगर विवाद हो जाए, मकान मालिक तो बोले कि भैया खर्चा तो ज्यादा है, मैं क्यों भरूं, किराएदार बोले नहीं खर्चा इतना ज्यादा नहीं है साहब, ये झूठ बोल रहा है, खर्चा तो कम है, 5% से कम है। तो अगर इस चीज को, तो कुछ ना नई चीजें जोड़ी गई थी, ये सारी ना नई चीजें हैं, पहले चलो ये दो तो थी पहले से 23 और 24, ये कुछ नई चीजें हैं। जिस चीज को लेकर अगर विवाद है या चीजें हैं तो रेंट अथॉरिटी को कहा गया कि आप देखोगे। बाकी इसके अलावा जितना भी डिस्प्यूट है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, जितना भी डिस्प्यूट है, जिसको मैं ये बोल सकता हूं सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 6, 7, सेक्शन 11, उसके अलावा बस मेन यही है, ठीक है। या आप बोल दीजिए सेक्शन 8, ये सब रेंट ट्रिब्यूनल है, ये सब रेंट ट्रिब्यूनल है। तो ये मोटा मोटी तौर पर है। एक बार अगर आप कल ये 22-20 से लेकर 24 का इंडेक्स कराएंगे ना, तो आपको काफी इजीली ये बात समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने आज इस बात को ना इन डिटेल नहीं बोला, कल अपने इसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन कर लेंगे ना, तो आपको ये चीज बहुत इजीली समझ आ जाएगी कि अच्छा ये बात है कि भाई रेंट अथॉरिटी के पास कौन से मामले जाएंगे, रेंट ट्रिब्यूनल के पास कौन से जाएंगे। हालांकि अपने से पूछता नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूं आपसे पूछ लेगा, ऐसा पूछेगा नहीं, ऐसा आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपल पूछेगा वो कि भैया कब रेंट अथॉरिटी को डिपॉजिट हो सकता है बता दो, सिक्योरिटी को लेकर बता दो क्या बोला गया है रेंट कंट्रोल एक्ट में, रेंट एग्रीमेंट करना जरूरी है या नहीं है ये बता दो, रेंट एग्रीमेंट किसको जमा कराना होता है ये बता दो, ऐसी ऐसी बातें पूछेगा वो। ये नहीं पूछेगा कि रेंट अथॉरिटी बताओ क्या करती है, और रेंट मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन कि जिसके अंदर ना आपको प्रैक्टिकली बोलो तो आपको पूरे एक्ट का एक एक कोना, छोटी से छोटी बात भी पता हो, नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी तौर पर है। तो आप कल प्लीज एक बार 22-20 से लेकर 24 का इंडेक्स कराना, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। इंडेक्स करा होगा ना, तो अगर आपने खुद से इंडेक्स याद किया हो तो जब मैं वो शब्द बोलूंगा, बातें बोलूंगा, तो आपको जल्दी पता लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी अजीब सी बातें हैं। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, इसीलिए मैंने पहले दिन जब लेक्चर चालू किया था अपने ने, तो मैंने कहा था कि सेक्शन 22 तक आप बहुत एक साथ चलोगे, उसके बाद जो 22A से लेकर 24 तक का एरिया है उसको बिल्कुल अलग से रखोगे। जब तक 1 से लेकर 22 का एरिया अच्छा नहीं होता तब से आप आगे तब तक आप आगे नहीं करोगे कुछ भी।
यस, कोई भी डाउट कुछ भी पूछ लो। अब अपनी क्लास खत्म है। अथॉरिटी में अपने रेंट एग्रीमेंट, अपीलेट और रेंट अथॉरिटी किया है। कल अपने जो है इनकी पावर्स, ये जो बातें हैं, ज्यूरिसडिक्शन और कुछ एक छोटी मोटी और चीजें, वो चालू कर देंगे। ठीक है, चलो भाई, अब कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। आपकी नेक्स्ट क्लास 4:30 बजे। आज तो शायद हिंदू लॉ की क्लास है ना आपकी, तो हिंदू लॉ की क्लास होगी। हाँ बिल्कुल है जी। नॉर्मली बता देता हूँ। देखो ऐसा है कि जो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है ना, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, इसके पास नॉर्मली रिवीजन का प्रोविजन है। ऐसा बोले कि नहीं है रिवीजन है। पर पर रिवीजन का, अगर किसी को नहीं पता हो रिवीजन क्या होता है तो बेसिक बता देता हूँ। रिवीजन का कंसेप्ट ये होता है कि ये लोअर अथॉरिटी है जिसको अपने बोल सकते हैं रेंट ट्रिब्यूनल, और ये अपर अथॉरिटी है जिसको हम बोल सकते हैं अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये जो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है, रेंट ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर पास किया है, जो भी ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर को चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं। मामला अपील में नहीं आया था, ऐसा नहीं कि मामला अपील में, नहीं, चेक कर सकते हैं जी, वो कर सकते हैं। हर अथॉरिटी के पास होती है कि वो चेक कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा बाउट नहीं है कि अब चेक नहीं कर सकते हो। तो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो है चेक कर सकते हैं, रिवीजन की पावर होती है। पर अब ध्यान देना, अगर आपसे वो ये बोल देना भैया अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास रिवीजन की पावर होती है, जी सर होती है, कोई दिक्कत नहीं है, होती है। पर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगा ना, जो भी ऑर्डर पास करेगा, अब इसके बाद कोई रिवीजन नहीं होगा, कोई अपील नहीं होगी। रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है, आप अपील में जा सकते हो। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल रिवीजन मतलब चेक कर सकती है खुद से, अगर आप अपील में नहीं गए तो। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगा उसके खिलाफ ना तो रिवीजन होगा ना ही अपील होगी। हाँ, रिव्यू दोनों केस में होगा, ये अपने कल बात करेंगे। रिव्यू दोनों केस में होगा, ये ना सेक्शन 21 से कनेक्ट करता है। रिव्यू दोनों केस में होगा। रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है, वो रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं खुद से। खुद का ऑर्डर खुद चेक करना, खुद का ऑर्डर खुद चेक करना, रिव्यू। खुद ऑर्डर जो है लोअर अथॉरिटी का है, हायर चेक कर रहा है, रिवीजन। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल भी खुद का ऑर्डर खुद चेक कर सकते हैं, रिव्यू। रिव्यू है वो हर केस में है, चाहे आपका रेंट ट्रिब्यूनल है, चाहे अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है, चाहे रेंट अथॉरिटी है। रिवीजन, रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है तो रिवीजन है। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल रिवीजन कर सकती है, ऑर्डर चेक कर सकती है। पर अगर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है उसके बाद कोई रिवीजन नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि हाई कोर्ट रिवीजन कर सकती है, नहीं, रिवीजन नहीं। जब रेंट ट्रिब्यूनल आपका राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट मना कर रहा है कि रिवीजन नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। रिवीजन, अपील कोई नहीं। तो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगा उसके आगे ना तो कोई अपील होगा ना ही कोई रिवीजन होगा। रिव्यू हर केस में है, रिव्यू हर केस में है, ये कहानी है। ये अपने कल टॉपिक पढ़ेंगे एक, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे प्रोसीजर एंड पावर्स, मतलब थोड़ा नहीं, लॉ स्टूडेंट की तरह से अगर बात करें तो जो अपने काम की जो चीजें हैं वो कल पढ़ेंगे। प्रोसीजर एंड पावर्स की, क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, क्या पावर्स है, ऑर्डर के खिलाफ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, रिवीजन कब है, अपील कब है, कब नहीं है, ये अपने कल पढ़ेंगे। देखो हाईकोर्ट में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे जाते हो तो अलग चीज है, संविधान के ग्राउंड पे जाते हो तो अलग चीज है। रेंट कंट्रोल एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है हाईकोर्ट का। हाँ, आप कोई संविधान का कोई ग्राउंड लेकर आते हो कि साहब ये तो ऑर्डर फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, साहब ये तो ऑर्डर संविधान की किसी बात के खिलाफ है, तो वो अलग चीज है। पर रेंट कंट्रोल एक्ट के ग्राउंड पे या जो भी सेक्शन है उनके बेस पे आप हाईकोर्ट में नहीं जा सकते हो।
है ना, क्योंकि हाई कोर्ट को संविधान लगता है, तो संविधान का कोई ग्राउंड बनाते हो कि ऑर्डर तो फंडामेंटल राइट, भाई मौलिक अधिकार बोल दो, या फिर हाई कोर्ट को नॉर्मल भी एक पावर होती है, जैसे अपने ये क्या कहते हैं 214 से 237 जब अपने पढ़ते हैं ना हाई कोर्ट के अंदर, आर्टिकल अनुच्छेद 214 से 237, तब 200, हाँ सही है 233, सॉरी 37 नहीं 33, ठीक है, वो आगे वाला तो डिस्ट्रिक्ट जज आ गया, 233। तो वहां पर अपने एक बात करते हैं कि भाई पब्लिक पर्पस को देखते हुए कि भाई एक जनरल इंटरेस्ट के लिए भी हाई कोर्ट पावर एक्सरसाइज कर सकती है। पर अगर अपने से ये बोले कि भैया राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में कहीं बोला गया है, सर वहां कहीं नहीं बोला गया। आप हाईकोर्ट में जाते हो और वहां पे उनको संवैधानिक ग्राउंड पे, कोई पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे आप उनको सेटिस्फाई कर देते हो, तो वो तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लग रहा वहां पर तो संविधान या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लग रहा है ना। तो जैसे अब अपने ने ये बात बोली कि भाई अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन नहीं हो सकती, तो उसका मतलब है रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से रिवीजन नहीं हो सकती। आप रेंट कंट्रोल एक्ट का कोई भी सेक्शन कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि रिवीजन हो सकती। आप संविधान उठा लो, तो संविधान तो देखिए, संविधान तो हर कानून के मान लो कोई एक तरह से गॉड फादर है, तो संविधान तो जो बोलेगा, फिर यहाँ तो वो उस केस में ये छोटे मोटे कोई भी कानून उठा लो वो तो लगेगा ही नहीं। तो अगर कभी भी जैसे क्लास में अपने बोल ही देते हैं नॉर्मली कि भाई ये नहीं हो सकता या ये हो सकता है कुछ भी, तो वो एज पर जो एक नॉर्मल जो कानून है उसके हिसाब से, संविधान तो संविधान में अगर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वहां पर कुछ भी नहीं लगेगा, वहां पर तो फिर संविधान ही लगेगा। ठीक है, ये टॉपिक है आपका। कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी हिंदू लॉ की, बस इतना ही है। ये आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट के नोट्स आपके 150 तक 141T तक आज अपलोड हो जाएंगे, और एक बार अपने 2 या 4 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 3-4 दिन लगेंगे, हाँ 141 हो गया, मैक्सिमम 3 से 4 दिन लगेंगे, आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट के नोट्स अपलोड हो जाएंगे, फिर आपके टेस्ट चालू कर देंगे, मतलब आपके पास नोट्स आ जाएंगे, आप लोग सही ढंग से पढ़ पाओगे उस एक्ट को, फिर टेस्ट चालू कर देंगे। ठीक है, कर दें क्लास खत्म, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। हाँ जी, वो करेंगे शिवम, वो अपने करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ना आपके एग्जाम का बहुत टाइम है। ये जो जैसे अपने बोलते ना भाई कंबाइंड क्लास, या फिर ये बोले कि भाई जो एक फटाफट जिसको बोल सकते हैं भाई, चीजों को बस मोटा मोटी तौर पर, वो क्या वो एग्जाम के बिल्कुल पास में या फिर अपने पास महीना जब रह जाता है तब अपने करते हैं, तब सही रहता है। अभी करेंगे ना आपको कोई फायदा नहीं होगा, और अभी आप लोग के पास टाइम है, मेरा तो सजेशन रहेगा अगर अभी आप लोग के पास टाइम है तो अभी तो अच्छे से पढ़ो। अभी क्यों सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे जाते हो, जैसे अपने ने कई बार क्लास में बात की है ना, जैसे मेजर लॉज है, तो मेजर लॉज मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भैया मेजर लॉज तो अपने एक एक चीज तो कवर कर ही नहीं सकते, इतना तो टाइम ही नहीं है, तो वहां तो अपने मोटा मोटी तौर पर चलाएंगे सारा कुछ। यस, कुछ भी पूछना है, ठीक है। तो जो एक बोरिंग कि एक रैपिड रिवीजन बोल दो या वो अपने करेंगे, पर अभी टाइम है इसलिए अपने ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं। रेंट कंट्रोल एक्ट अभी इसीलिए एक एक चीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि टाइम है अपने पास। चलिए जी, ठीक है, अब क्लास खत्म कर देते हैं। थैंक यू, आपका कोई भी डाउट कुछ भी रहे तो पूछ लेना।